फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद गुरुजी के ऊपर। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहे हैं हम। परीक्षा मंथन करंट अफेयर सीरीज़ जनवरी से लेकर मई 2020 तक के करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं। परीक्षा मंथन के लक्ष्य 2020 करके मैगजीन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पीसीएस और यूपीएससी के लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है। खासकर जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर इसके अलावा ईपीएफओ, बीओ, जो भी एग्ज़ाम्स है दोस्तों, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली हिंदी वर्ड के लिए। तो हमने काफ़ी टॉपिक इसमें कवर कर लिया दोस्तों। का पहला सेगमेंट जो था, जिसमें हमने दोस्तों देखा था, पहले सेगमेंट में नेशनल इश्यूज़, राष्ट्रीय मुद्दे, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। दूसरा इशूज़ हमने शुरू किया हुआ है, इंटरनेशनल इश्यूज़, दूसरा सेगमेंट जो है हमने शुरू कर दिया है, जिससे कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको भी कंप्लीट कर देंगे एक दो वीडियोस में। अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको मिल जाए और आप उसको देख सकें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस, यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है पड़ोसी पहले की नीति, नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी। दोस्तों, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ काफ़ी अच्छा संबंध है, काफ़ी अच्छा रिलेशन है, जो कि प्रेफरेंस देता है हमेशा। तो उसी सिलसिले में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की जब शुरुआत हुई, तो उन्होंने पहली यात्रा जो है श्रीलंका और मालदीव जैसे भारतीय पड़ोसी के साथ किया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये जो महाद्वीप है, उप महाद्वीप के देशों के साथ संबंध को बेहतर बनाना हमारा उद्देश्य है। चीन जैसे देशों को संतुलित करने हेतु आसियान, बिम्स्टेक तथा सार्क सदस्यों के साथ संबंधों को बढ़ावा देना है। ठीक है, और दक्षिण एशिया में स्थित सभी देशों के साथ सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संबंध को बढ़ावा देना है। इसमें हमारे दोस्तों उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जैसे श्रीलंका के आतंकवाद विरोधी अभियान में भारत की सक्रिय भूमिका, ठीक है, जो प्रयास किया गया भारत की तरफ से। अफगानिस्तान को राहत पैकेज के अतिरिक्त वहाँ अवसंरचनात्मक निवेश, नेपाल, भूटान, मालदीव तथा म्यांमार जैसे देशों की आर्थिक सहायता, आसियान देशों के साथ संबंधों में विशेष जोड़, ये दोस्तों भारत की तरफ से नवीनतम प्रयास किया गया था। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा भारत न्यूनतम स्वतंत्र प्रजातांत्रिक देशों में शामिल। दोस्तों, एक सर्वे किया गया है, ठीक है, एक सर्वे किया गया है। जो सर्वे जिसने कराया है वो आपका फ्रीडम इन वर्ल्ड 2020 की रिपोर्ट है। ठीक है, इस सर्वे को जो है कराया गया है अमेरिका स्थित वाच डावा फ्रीडम हाउस। ठीक है, इसने कराया है। ये एक निगरानी संस्था है, फ्रीडम हाउस नाम है इसका, जो अमेरिका में स्थित है। वाच डावा निगरानी संस्था फ्रीडम हाउस 2020 का रिलीज़ किया उन्होंने रिपोर्ट का नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020। ठीक है, इसके तहत दोस्तों इन्होंने ये बताया कि जो हमारा देश है इंडियन एमंग लीस्ट फ्री डेमोक्रेसीज है। ठीक है, भारत न्यूनतम स्वतंत्र प्रजातांत्रिक देशों में शामिल हो गया है। ये बहुत बुरी बात है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि भारत हमारा डेमोक्रेसी की बात की जाए तो सबसे बड़ी कंट्री है, लोकतांत्रिक। उसके साथ इसमें ये दिखाया गया कि इसका जो रिपोर्ट है दोस्तों, इसमें भारत का जो स्थान है 83वें स्थान पर रखा गया है। इसके साथ ही साथ दो देश सिमोर लेस्टे तथा स्नेगल के साथ भारत को 83वें स्थान पर रखा गया है। सबसे निचले स्तर पर दोस्तों ट्यूनीशिया को रखा गया है, जो अफ्रीका की एक कंट्री है, सबसे निचला स्थान है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले भारत का जो स्थान था, रैंकिंग, वो ठीक था कुछ, जैसे 4 बिंदु जो है, 4 पॉइंट रैंकिंग में वो नीचे आ गया है। ठीक है, 83वें स्थान पर पहुंच गया है। 71 बिंदु के साथ 83वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसे 25 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में सबसे खराब गिरावट कहा जा रहा है।
इसका रीज़न दिया गया दोस्तों कि कश्मीर में स्वायत्तता ख़त्म होने की बात की गई है। इसके बाद राज्य में जो है इस राज्य में लागूबंदी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR की बात की गई है, ठीक है। और इसके अलावा जो सामूहिक प्रदर्शन किए गए थे CA के विरोध में, ठीक है, CAA के विरोध में, और इसके साथ साथ घटती स्वतंत्रता का मुख्य लक्षण को मतलब इसका रीज़न बताया गया है कि ये रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से रैंकिंग में काफ़ी डाउन हो गया भारत। अब इसको मैंने आपको बता ही दिया कि अमेरिका स्थित वॉचडॉग फ्रीडम हाउस ने इसको जारी किया है। पूछ सकता है कि फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो अमेरिका स्थित वॉचडॉग फ्रीडम हाउस ने जारी किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अमेरिका चीन के साथ जो व्यापार युद्ध विराम हुआ है, मतलब हमारे क्या मतलब ग्लोबल लेवल की बात की जा रही है जिससे हमारे भारत भी इससे इफेक्टेड है। जो ट्रेड वार चल रहा था अमेरिका और चीन के बीच में दोस्तों, वो जो है फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है, विराम हो गया इसके ऊपर, ठीक है। इसमें क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया कि दोस्तों अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा था, जो व्यापार युद्ध चला था, उस पर विराम लग गया है। जनवरी 2020 में अमेरिका और चीन ने लगभग पिछले 2 वर्षों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया, ठीक है दोस्तों। इससे पूरा ग्लोबल सिनेरियो अफेक्टेड है, ये बहुत इशू है। दोनों के बीच में ट्रेड वार चल रहा था, ठीक है। सैंक्शन काफ़ी लगाया गया था, और शुल्क भी बढ़ाया गया था। तो उसमें क्या बताया कि एक समझौता जो हुआ इन लोगों के बीच में $200 अरब से अधिक अमेरिकी सामान का आयात करेगा, ठीक है। चीन जो है अगले 2 वर्षों में $200 अरब से अधिक अमेरिकी सामान का आयात करेगा। $50 अरब की कृषि उत्पाद, $75 अरब का विनिर्माण उत्पाद, $75 अरब का उत्पाद ऊर्जा क्षेत्र में करेगा। इस समझौते के मुताबिक दोस्तों अमेरिका द्वारा कई तरह के चीनी उत्पादों पर टैरिफ में कटौती की गई है, ठीक है। और इसके बदले चीन ने कई तरह के अमेरिकी वस्तुओं को, सेवाओं की खरीद का वायदा किया है, ठीक है दोस्तों। एक तरह से ट्रेड वार कम हुआ तो उससे ग्लोबल सिनेरियो काफ़ी अफेक्टेड, भारत के ऊपर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसका। अमेरिका ने मार्च 2018 में $50 अरब तक के चीनी सामानों पर 25% तक के आयात शुल्क घटा दिया है, ठीक है, लगा दिया गया था। इसके बाद अमेरिकी कार्रवाई पर पलटवार करते हुए चीन ने $34 अरब, मतलब वही दोस्तों एक्शन का रिएक्शन। अमेरिका ने सेंक्शन किया तो चीन ने सेक्शन मतलब उसके ऊपर लगा दिया था, ठीक है, लगा दिया था शुल्क। इसके बाद अमेरिकी कार्रवाई ने पलटवार करते हुए चीन ने $34 अरब के 545 अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था, ठीक है। इस तरह से 6 जुलाई 2018 में व्यापार युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। बहुत इशूज़ रहा दोस्तों उसके बाद। अगर ये ट्रेड वार रुक गया, थम गया, विराम लग गया तो ठीक है। चाइना का कुछ दोस्तों अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस उसने किया था, अनुचित व्यवहार किया था ट्रेड के ऊपर। जैसे अमेरिका का आरोप लगाया गया कि चीनी कंपनियां जो थी वो अन्य दूसरी कंपनियों को अपनी बौद्धिक संपदा, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की है, वो साझा करने के लिए मजबूर करती है, ठीक है। जबकि ये अन्य देशों के कंपनियों के बौद्धिक संपदा अधिकार विश्व व्यापार संगठन के नियमानुसार उल्लंघन है। अमेरिका का वहाँ यह भी कहना है कि चीन आयातित विदेशी प्रौद्योगिकी के विरुद्ध भेदभाव वाली और कम अनुकूल शर्तें थोपकर WTO के नियमों का उल्लंघन करता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका चीन के बीच व्यापार जो है असंतुलन इधर कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ा है। ये सब चीज़ें हैं। अमेरिका का आरोप ये भी है कि चीन अपने उत्पादों को बाज़ार में डंप करके रखता है। अब दोस्तों इस व्यापार से जो है असर क्या होगा युद्ध का, एशिया पर असर क्या होगा? व्यापार जो युद्ध था, इम्पोर्ट ऑफ ट्रेड वॉर अक्रॉस एशिया, इसका दोस्तों अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध का प्रभाव भारतीय मुद्रा सहित अन्य एशियाई मुद्राओं के मूल्य पर भी पड़ा है, ठीक है। इस व्यापार युद्ध का एक असर मुद्रा युद्ध के रूप में भी दिखने लगा है। अमेरिका ने जब चीन से आयात को महंगा करने के लिए टैरिफ बढ़ाए तो चीनी मुद्रा युआन के मूल्य में गिरावट देखने को मिलने लगी। हालांकि चीन ने अपने निर्यात को बढ़ाने हेतु एवं सरल करने के लिए अपनी मुद्रा को गिरने दिया, ठीक है। हालांकि इसके चलते भारतीय रुपये सहित अन्य एशियाई देशों की मुद्राओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
अब दोस्तों जैसे अब इतना सारा आप समझ गए तो ट्रेड वार तो जानते ही होंगे। ट्रेड वार होता है क्या दोस्तों? ट्रेड वार ये होता है कि एक ऐसी दशा होती है जब एक देश दूसरे देश के ऊपर जो है नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। उसमें जो इसके वेपन्स होते हैं जो यूज़ करता है, प्रशुल्क हो गया, मतलब उसके ऊपर जो मतलब शुल्क हो गया, ठीक है, प्रशुल्क प्रतिबंध लगा दिया, सैंक्शन कर दिया, आयातों पर रोक लगा दी, इंपोर्ट पर, साख और अनुदान जो निर्यात के लिए दिए जाते हैं उन पर रोक, शत्रु देशों पर व्यापार पर रोक, ठीक है, जैसे अमेरिका काटसा वाटसा ये सब यूज़ करता है, ठीक है। ईरान के साथ अगर आप व्यापार करते हैं तो काटसा के तहत आप सैंक्शन कर दिए जाएंगे। व्यापार युद्ध के दौरान जैसे कुछ ऐसे की नीति पर चलकर विरोधी देशों से मुकाबला किया जाता है, यही है ट्रेड वार। अब दोस्तों ये जो ट्रेड वार हुआ है इसको इंडिया के कंसर्न में अगर हम देखते हैं भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा, तो दोस्तों इससे फ़ायदा होगा अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भले ही अस्थिरता आई हो, परंतु भारत के लिए यह एक तरह से फ़ायदेमंद भी हो सकता है, ठीक है। भारत को व्यापार युद्ध से निम्नलिखित फ़ायदे हो सकते हैं। क्या है? पहला है व्यापार युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर ज़्यादा बड़े बाज़ार खुलेंगे, ठीक है। दूसरा, अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने से निवेशक भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे, ठीक है। तीसरा, अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता के बाद अमेरिका भारत को आउटसोर्सिंग के अधिक मौके दे सकता है। चौथा, अमेरिका चीन के बीच बढ़ते टैरिफ वार के बाद बहुराष्ट्रीय जो एमएनसीज कंपनी हैं वो भारत की ओर रुख कर सकती है, ठीक है। चूँकि टैरिफ बढ़ने के बाद जो है चीन में अमेरिकी सामान काफ़ी महंगे हो जाते हैं। इस स्थिति में भारत वह सामान जो अमेरिका चीन को निर्यात करता है वह चीन को निर्यात कर सकता है, ठीक है। भारत वह सामान जो अमेरिका चीन को निर्यात करता है वह चीन को निर्यात कर सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला जो टॉपिक है, फ्रांस अमेरिका डिजिटल कर व्यवस्था वार्ता, फ्रेंच अमेरिकन टॉक्स ऑन डिजिटल टैक्स रिजिम। इसमें दोस्तों क्या है, अभी दावोस में डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम द्वारा एक ऑर्गेनाइज किया गया था एक बैठक दावोस में, स्विट्ज़रलैंड के दावोस में, जिसमें डिजिटल कर व्यवस्था की बात की गई थी, ठीक है। इसमें द्विपक्षीय वार्ता के दौरान फ्रांस और अमेरिका ने वैश्विक आधार पर सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल कर संबंधी नियमों पर बातचीत को आगे बढ़ने पर सहमति जताई। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं डिजिटल कर होता क्या है। डिजिटल कर एक ऐसा कर है जिसमें डिजिटल संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर लागू होता है, ठीक है। मतलब डिजिटल टैक्स की बात की जा रही है, ठीक है। डिजिटल कर एक ऐसा टैक्स है संचालित व्यावसायिक गतिविधि पर लागू होता है। इसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी के आधार पर अपने व्यापार को परिवर्तित करने की प्रक्रिया के दौरान आभासी वस्तुओं तथा सेवाओं में संबद्ध केवल डिजिटल ब्रांडों को शामिल किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें दोस्तों सिर्फ डिजिटल ब्रांड की ही बात की जाएगी। अब दोस्तों ये जो बातचीत हुई है फ्रांस और अमेरिका के बीच में, इसमें क्या पॉइंट निकल कर सामने आए? इसमें ये निकल के आए कि सामने दोस्तों कि फ्रांस की जो दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनी जो है, ठीक है, वो जो है द्विपक्षीय विवाद को दरकिनार कर दिया था, जिसमें दोनों पक्षों ने इस वर्ष के अंत तक कारपोरेट कर की दर को न्यूनतम रखते हुए डिजिटल टैक्स नियम पर एक व्यापक वैश्विक समझौता करने पर विशेष जोर दिया। मतलब काफ़ी टाइम बाद जो है एक 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 एक, एक पैटर्न पर जो दोनों लोग आके जो है कंप्रोमाइज़ किए हैं, समझौता किए हैं कि डिजिटल टैक्स नियमों पर एक व्यापक समझौता किया जाना, ठीक है, किया उन्होंने। दोनों पक्षों में वर्ष 2020 के अंत तक किसी भी कर को लागू न किए जाने के साथ साथ आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में डिजिटल कराधान पर वार्ता जारी करने की सहमति भी जताई, ठीक है। ये दो पक्षीय जो वार्ता हुआ दोस्तों, इसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन तथा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में जो है ये बातचीत हुई। अब दोस्तों इसका वैल्यू क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। डिजिटल कर का व्यवस्था का महत्व। इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंस ये है कि जो वैश्विक बाज़ार है, जो ग्लोबल मार्केट है, उसमें अर्थव्यवस्था में डिजिटल कर व्यवस्था का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार के कर तथा कर व्यवस्थाएं प्रचलित है, ठीक है। मतलब इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि
जो एक समान कराधान व्यवस्था लागू करने के साथ साथ एक विनियमित कराधान व्यवस्था लागू करने पर भी आवश्यकता है। ठीक है, डिजिटल कर व्यवस्था कायम होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और व्यवस्थित और विनियमित होने के अलावा द्विपक्षीय व्यापार को सरल तथा गतिशील बनाने में भी मदद मिलेगी। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्लू डॉट नेटवर्क। अगला टॉपिक है दोस्तों ब्लू डॉट नेटवर्क। अब पहले तो समझ लेते हैं ब्लू डॉट नेटवर्क होता है क्या है दोस्तों। दरअसल ब्लू डॉट नेटवर्क जो है दोस्तों एक पहल है, वैश्विक बहुहित धारक पहल है। ये ग्लोबल लेवल पे एक पहल है, ठीक है, जिसका जो उद्देश्य है दोस्तों, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उच्च गुणवत्ता एवं विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार निजी क्षेत्रों तथा सामाजिक नागरिक समाज को एक साथ लाने की बात की गई है। ठीक है, एक साथ दोस्तों, एक साथ जो है लाने के साथ साथ और संरचना क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना है। मतलब दोस्तों ये एक तरह का जो है पहल है ग्लोबल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए साथ में लाने की, साथ में काम करने और उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अब आइए देखते हैं क्या है इशू ब्लू डॉट नेटवर्क दोस्तों। इसके तहत दोस्तों, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाले ब्लू डॉट नेटवर्क में शामिल हो सकता है। ठीक है, अभी तक शामिल नहीं था भारत। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, वो देखते हैं क्या पॉइंट है। जैसे ब्लू डॉट नेटवर्क जो है ये एक घोषणा, एक अनाउंसमेंट है जो किया गया था थाईलैंड के बैंकॉक में, अमेरिका के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के तथा जापान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम। जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों के मौजूदगी में थाईलैंड के बैंकॉक में ये अनाउंसमेंट हुआ था। ठीक है, जो जिसका नाम दिया गया था इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम, ठीक है, में की गई थी। इस परियोजना में शामिल 3 देश ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा अमेरिका चाहते हैं कि भारत भी इसमें शामिल हो। ठीक है, अब ये भारत की स्ट्रेटजी है कि वो इसमें शामिल होगा कि नहीं होगा। अभी आपको बता ही दिया दोस्तों ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है। ये ग्लोबल पहल है जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए उच्च गुणवत्ता एवं विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज को एक साथ लाने की बात, साथ ही अवसंरचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना है। ठीक है, इसका दोस्तों जो दूसरा उद्देश्य है, जो पॉइंट है इसमें, इस परियोजना के तहत क्या है दोस्तों, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, उस पर ध्यान देने के लिए साथ साथ विश्व स्तर पर सड़कें, बंदरगाह, पुलों के लिए मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एवं प्रमाणन प्रणाली के रूप में कार्य करना है। ठीक है, वैश्विक परिदृश्य की बात की जाए तो इस परियोजना का महत्व दोस्तों वैश्विक परिस्थितियों में से चीन की महत्वाकांक्षी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, उसके प्रयोक्तर के रूप में देखा जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्या टॉपिक। अगला टॉपिक है दोस्तों, अमेरिका ने समन्वित वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली विक्रय को मंजूरी दी। यूएस नॉट टू इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। इसमें क्या है दोस्तों, अमेरिका ने भारत को एक समन्वित वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली IADWS का विक्रय करने पर सहमति दे दी है। ठीक है, ये जिसका लागत 1.9 अरब डॉलर है। इस सौदे का उद्देश्य जो है दोस्तों भारत के सैन्य बलों का आधुनिकीकरण करना तथा उसके वर्तमान वायु रक्षा ढांचे का वायु हमले द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए प्रसार करना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें दोस्तों जो ये वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली है IADWS का उपयोग स्वदेशी, रूसी और इजराइल वायु रक्षा तंत्र के संयोजन से किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जिसके द्वारा हमारा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली को हवाई हमलों के खतरों के विरुद्ध एक बहुस्तरीय प्रक्षेपास्त्र कवच का निर्माण किया जाएगा। मतलब इसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी इसका यूज़ करते हुए। जो NCR है, NCT जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से कवच देगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा।
अब दोस्तों इसका जो इस सिस्टम जो यूज़ किया गया है IWS जो ये प्रणाली है, इसका जो है विकास जो है चीन के व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण के अभियान को मद्देनज़र रखते हुए किया गया। ठीक है, मतलब उससे पीछे नहीं है, बहुत ज़्यादा एडवांस है ये। अब दोस्तों ये है क्या, ये इसका जो है दोस्तों समन्वित वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली अमेरिकी फर्म रेथेन द्वारा विकसित नासास्म का एक उन्नत संस्करण है। पूछ सकता है कि दोस्तों IADWS समन्वित वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली किसके द्वारा बनाया गया है, तो अमेरिकी फर्म है रेथेन द्वारा विकसित नासाम्स का एक उन्नत संस्करण है, एडवांस इसका है, जो नॉर्वे की कागर्स बर रक्षा एरोस्पेस की भागीदारी से किया गया। ठीक है, दूसरा दोस्तों IADWS तंत्र समन्वित वायु प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रदान करता है। इसे वर्तमान में वाशिंगटन DC के इर्द गिर्द तैनात किया गया है। ठीक है, जो अमेरिका US के जो कैपिटल है वाशिंगटन DC, वहाँ पे इसको तैनात किया गया। जैसे हमारे देश में NCT की बात की जा रही है, बाद में वहाँ पे तैनाती की जाएगी, ऐसे ही वाशिंगटन DC में पहले से ही तैनात करके रखा गया है। इस प्रणाली में दोस्तों लांचर लक्ष्य भेदी निर्देशन प्रणालियाँ, उन्नत मध्यम रेंज की हवा से हवा मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र, ठीक है, AMRAAM तथा स्टिंगर, ये सब दोस्तों याद कर लीजिएगा। ये 3D स्टिंगर राडार, अग्नि वितरण केंद्र, कमांड और नियंत्रण इकाई शामिल है। अगला है दोस्तों डेवलप्ड टैग्ड, इसको हम दोस्तों देखेंगे, आगे देखेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए और लगातार वीडियोस आ रहे हैं आपके परीक्षा मंथन की सीरीज जो चल रहा है, डेली बेसिस पे अपलोड किए जा रहे हैं वीडियोस, जल्दी ये हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अगर आप PCS या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज जो अभी तक बना हुआ है वो हम डालें प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर सीरीज चला ही रहे हैं। इसके बाद दोस्तों घटना चक्र हम शुरू करेंगे इसके कंप्लीट करने के बाद। तो आप दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे विज़िट किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बटन होता है वो बटन आप ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप उसको देख सकें। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है दोस्तों, करंट अफेयर के लिए हमेशा परेशानी होती है हिंदी बेल्ट के लिए, तो उसको को ध्यान में रख कर ये हम बना रहे हैं। और ये उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए जिसका वाकई में इसकी ज़रूरत है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लॉकडाउन चल रहा, ख़रीद नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहा है, या ख़रीद लिया तो उनको समझ में नहीं आ रहा है बैकग्राउंड क्या है, तो उनको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।